अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। पाबंदी के बावजूद कैसे मिल रहा है जिंदगी को झुलसा देने वाला तेजाब। दिल्ली में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना के बाद फिर से ये सवाल उठ रहे हैं। चीन की चाल कैसे चीन पर ही पड़ी भारी, आज हम इसको भी समझेंगे। अहमदाबाद में आध्यात्म, धर्म और संस्कृति के अनूठे संगम के बारे में भी आज हम जानेंगे। दिल्ली में हुए एसिड अटैक की और इस घटना की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस ने वारदात के कुछ घंटों के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में मुख्य आरोपी सचिन अरोड़ा को बताया जा रहा है। आरोप इन पर यह है कि इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एसिड अटैक की ये घटना को अंजाम दिया। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने एसिड फ्लिपकार्ट से मंगवाया था और इस अटैक के फौरन बाद पीड़िता को इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी हालत को फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है। एसिड अटैक के महज 7 सेकंड के सीसीटीवी वीडियो को जिसने भी देखा वो सिहर उठा। घटना देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका इलाके की है, जब बाइक सवार 2 लड़कों ने 17 साल की इस लड़की पर तेजाब से हमला कर दिया। एसिड अटैक से झुलसी 12वीं की छात्रा जलन और दर्द से चीखने चिल्लाने लगी। लड़की की आवाज सुनकर आसपास के लोग फौरन उसकी मदद के लिए मौके पर पहुंचे। बच्चियां स्कूल जा रही थी, किसी ने एसिड फेंका है उसके ऊपर और वो बुरी तरह से झुलस चुकी है। बाइक सवार बताया जा रहा है। बाइक सवार हैं जी, 2 बंदे हैं, बाइक सवार हैं। तो आपने फिर हेल्प की उस बच्ची की? जी मैंने हेल्प करी पूरी लड़की की। वो बहुत तेज शोर मचा रही थी, एकदम वो हो रही थी। फिर धुआं भी आ रहा था उसके चेहरे से, फेस से और बालों से, सर से बहुत ज्यादा। फिर मैंने पानी डाला उसके ऊपर। लोग और भी आए हेल्प के लिए, बेचारे रोड पे चल रहे थे जो, तो उन्होंने बोला भैया पानी डालो पानी डालो। मैंने फिर पानी डाला अपने हाथ से और फेस भी साफ किया उसका बेचारी का। लड़की के घर वालों के मुताबिक उनकी बेटी सुबह 7:30 बजे अपनी छोटी बहन के साथ घर से स्कूल के लिए निकली थी, मगर जैसे ही वो घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर पहुंची, तभी बाइक सवार हमलावरों ने उनकी बेटी पर एसिड फेंक दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि बेखौफ आरोपियों ने मोहन गार्डन पुलिस स्टेशन से महज 900 मीटर की दूरी पर इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। मैं अभी उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे आज सुबह 7:30 बजे एक 17 साल की नाबालिग बच्ची के ऊपर एसिड अटैक हुआ। ये मोहन गार्डन का इलाका है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये एक बहुत ही ज्यादा बिजी स्ट्रेच है। उसके बावजूद 2 लड़के बाइक पे आए और जब दोनों लड़कियां जिस पे अटैक हुआ और उनकी छोटी बहन स्कूल जा रहे थे, तब उन पे एसिड फेंका गया, तेजाब फेंका गया। आइए हम आपको दिखाएं कि कैसे जब तेजाब के छिड़के यहाँ पे भी गिरे तो उसके भी जो स्टेन्स है आप देख सकते हैं कि वो अभी भी यहाँ पे मौजूद है। कि बताना बहुत जरूरी है कि सिर्फ 900 मीटर की दूरी पे मोहन गार्डन पुलिस स्टेशन है, तो ये एक सवाल लॉ एंड ऑर्डर पे भी है। हमले में बुरी तरह से झुलसी छात्रा को इलाज के लिए फौरन सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। लड़की के घर वालों का कहना है कि उनकी बेटी ने कभी किसी छेड़खानी या फिर किसी परेशानी का कोई जिक्र तक नहीं किया। के द्वारा पीछा करने, किसी लड़के के द्वारा पीछा करने या इस तरीके की परेशान करने की शिकायत की थी? नहीं सर, नहीं सर। लग रहा है कि लड़के इंतजार कर रहे थे। अब ये नहीं मालूम, हमें कोई चीज का मालूम नहीं, तो इसका मैं क्या बताऊं। उसके बाद आपको कब पता लगा और हॉस्पिटल कौन लेकर के आया? उसके फादर और नीचे वाले भैया थे जो पड़ोसी थे, वो लेके आए उनको। चेहरे पे फेंकते हुए, क्योंकि जो हमने सीसीटीवी देखा 2 लड़के एकदम सामने से अपोजिट साइड से आ रहे हैं, उन्होंने फेंका है। तो चेहरा कितना जला है, हम क्या कह सकते हैं, मतलब क्या बच्ची की कंडीशन कैसी? अभी तो तकलीफ में अभी उठ ही नहीं पा रही है, जलन हो रही है अभी उसके फेस पे। लड़की के घर वालों की सूचना पर दिल्ली पुलिस फौरन एक्शन में आई और उसने सीसीटीवी वीडियो को कब्जे में लेने के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आज सुबह 9 बजे द्वारका जिले के मोहन गार्डन थाने में एक इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ कि एक 17 वर्ष की लड़की पे 2 बाइक सवार लड़कों ने एसिड लाइक सब्सटेंस से अटैक किया है। ये घटना सुबह 7:30 बजे के आसपास का पाया गया। मल्टीपल टीम्स फॉर्म कर दिए गए हैं और जितने भी लीड्स हैं सब पे
कार्रवाई चल रहा है। राजधानी में सरेआम हुई एसिड अटैक की इस घटना को दिल्ली महिला आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग ने गंभीरता से लिया है। दिल्ली महिला आयोग ने जहां इस मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है, तो वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी एक टीम जांच के लिए मौके पर भेजी है। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, इन दोनों को तुरंत अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। लड़की और लड़की के परिवार की जो भी संभव मदद है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से हेल्प करने के लिए वहां खड़े हैं। मेरी टीम डीसीपी से भी बात हुई है, एफआईआर हो गई है। हालांकि अभी तक एसिड अटैक की इस घटना के पीछे का मकसद सामने नहीं आया है। पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वजह क्या है, क्योंकि बच्ची के पिता का साफ तौर पे कहना है कि किसी भी तरीके की अब तक बच्ची की तरफ से कोई शिकायत उनको नहीं की गई थी किसी लड़के द्वारा परेशान किए जाने की। तो आखिर क्या वजह है और ये कौन लड़के थे, क्यों उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, पुलिस इसकी पता लगाने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन राजा कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली। दिल्ली के द्वारका इलाके में 12वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ जो हुआ उस पर दुख से ज्यादा गुस्सा आना चाहिए, क्योंकि इस तरह के हमलों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाया गया कानून नाकाफी साबित हो रहा है। जी हां, एसिड अटैक को रोकने के लिए पहले से ही हमारे देश में सख्त कानून मौजूद है, लेकिन फिर भी इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटनाओं या फिर कहें कि ऐसी तमाम घटनाओं को रोकने के लिए अभी भी और इंतजाम करने चाहिए। ये हाल तब है जब एसिड अटैक को लेकर अलग से कानूनी प्रावधान मौजूद है। पहले अलग से कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी। आईपीसी की धारा 326 के तहत ही तेजाब हमले से जुड़े मामलों में केस दर्ज होते हैं। पुराने कानून के मुताबिक पहले एसिड अटैक के मामले में 10 साल या फिर उम्र कैद की सजा का प्रावधान था। अब इस तरह के मामलों में आईपीसी की धारा 326A और 326B के तहत मुकदमा दर्ज होता है। 326A में प्रावधान यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने जानबूझकर किसी पर तेजाब फेंका और पीड़ित को स्थायी या आंशिक रूप से नुकसान पहुंचता है तो अपराध गैर जमानती माना जाएगा। अब दोषी को कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा हो सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। फिर जुर्माने की रकम को पीड़िता के हवाले किया जाएगा। आईपीसी की धारा 326B का संबंध तेजाब हमले की कोशिश से है। यह भी संगीन अपराध है जो गैर जमानती है और इसके लिए दोषी को कम से कम 5 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। फिर भी इस तरह के हमलों में शामिल लोगों के हौसले बुलंद हैं। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर अगर हम नजर डालें तो इसी साल संसद के मॉनसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार ने भी लोकसभा में 2018 से लेकर 2020 यानी कि इन 3 सालों में हुए एसिड अटैक से जुड़े आंकड़े सामने रखे थे। साल 2018 में महिलाओं के खिलाफ तेजाब हमले के 131 मामले दर्ज किए गए, जिसमें सिर्फ 28 लोग ही दोषी करार पाए गए थे। साल 2019 में एसिड अटैक के 150 मामले सामने आए, लेकिन दोषी के तौर पर 16 लोगों को ही अपराध तय हो पाया। वहीं साल 2020 में तेजाब हमले में 105 मामले दर्ज किए गए। उस साल भी सबूतों के आधार पर सिर्फ 18 लोगों को दोषी ठहराया गया। यानी देश में 2018 से 2020 के दौरान महिलाओं पर तेजाब हमले के कुल 386 मामले दर्ज किए गए और इस दौरान ऐसे मामलों में कुल 62 लोगों को ही अदालत की तरफ से दोषी करार दिया गया। और शायद यही वजह है कि तेजाब हमले की मंशा पाले बैठे लोगों के हौसले इतने बुलंद हैं। अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करते हैं तो बहुत से एसिड अटैक की घटनाएं हमें देखने को मिली, जिसके मद्देनजर सरकार ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए जिससे कि इस तरह की घटनाओं को हम रोक सकें। अगर हम सरकार की बात करते हैं तो सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं एसिड अटैक बेचने वालों के लिए रेगुलेट करने के लिए बोला गया है कि जो भी तेजाब की बिक्री करेंगे उनको एसडीएम ऑफिस से बाकायदा एक लाइसेंस लेना पड़ेगा और लाइसेंस जिस जगह के लिए आपको मिल रहा है उसी जगह पे आप एसिड का जो है बिक्री कर सकते हैं। साथ साथ जो एसिड आपसे खरीदने आ रहा है, जो भी ग्राहक आपका है, उसके लिए आपको बिक्री ग्राहक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें आपको उस व्यक्ति की उम्र, उसका नाम, उसका पता, उसका टेलीफोन नंबर, साथ साथ एक फोटो पहचान पत्र की प्रति
आपको लेनी पड़ेगी और कितनी क्वांटिटी में उसने आपसे लिया है वो भी आपको उसमें अंकित करना पड़ेगा और समय समय पर एसडीएम ऑफिस में उस रजिस्टर को दिखाना पड़ेगा, जिससे हमें पता चल सके कि कौन सा व्यक्ति जो है वो एसिड ले रहा है, क्या उसका उद्देश्य है, किस उद्देश्य के लिए वो ले रहा है, ये सारी चीजें उसमें मेंटेन की जाएंगी। इसके साथ साथ यदि दुकानदार इस तरह की जो नियम है उनका उल्लंघन करता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, उसको 3 महीने की सजा हो सकती है पहली बार यदि वो उल्लंघन करता है, साथ साथ उसको आर्थिक चालान भी भुगतना पड़ेगा। अगर वो दूसरी बार ऐसी घटना करता है तो 6 महीने की सजा, साथ साथ उसको आर्थिक चालान भी भुगतना पड़ेगा। 5 लाख तक का जुर्माना उसके ऊपर एसडीएम कार्यालय द्वारा किया जा सकता है। इसके साथ साथ सजाएं हैं, जो एसिड अटैक करते हैं लोग, उनके लिए भी जस्टिस जीएस वर्मा जी ने सजाओं में जो है वो नए दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके अंतर्गत 326A और 326B के तहत हम मामला दर्ज करते हैं, जिसमें 5 साल से लेकर और 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, बल्कि किन्हीं मामलों में उम्र कैद तक का प्रावधान है। और जो सर्वाइवर है उसके लिए भी सरकार को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई सर्वाइवर इस घटना से पीड़ित होती है तो उसका पुनर्वास किया जाए, उसको कंपनसेशन दिया जाए, जिससे कि अपने आने वाले जीवन में अच्छा से अपने जीवन को व्यतीत कर सके। ऐसे बहुत से प्रावधान और दिशा निर्देश सरकार के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। दिल्ली में हुई एसिड अटैक की इस घटना को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने बेहद गंभीरता से लिया है और उसने दिल्ली पुलिस के साथ साथ दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हमारे सहयोगी अमित भारद्वाज ने एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंका से बातचीत की। सर, इस पूरे मामले को किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? क्या एक्शन एनसीपीसीआर की तरफ से लिया जा रहा है, क्योंकि जो विक्टिम है वो माइनर है इस केस में? हमने 1-2 लोगों की टीम बच्चे से और उसके फैमिली से मिलने के लिए भेजी है। बच्चे को तो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, तो मुश्किल है कि बच्चे से मुलाकात उनकी हो सके, लेकिन फैमिली से मिलकर और बाकी सारे लीगल एस्पेक्ट को देखने के लिए हमने लीगल कंसल्टेंट को वहां पे भेजा हुआ है और एक साइकोलॉजी के जो एक्सपर्ट हैं हमारे यहाँ के, उनको भेजा है। हमने इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस को और दिल्ली सरकार को, दोनों को नोटिस किया है। हमने ये जानना चाहा है कि ये एसिड या उसके तरीके का सब्सटेंस जिसको बेचना बैन किया हुआ है वो कैसे मिला, कहां से मिला, और जिन लोगों ने बेचा या जिन लोगों ने उपलब्ध कराया उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई अभी तक की गई। हमने 24 आवर्स में ये रिपोर्ट दिल्ली पुलिस से मांगी है। हमने दिल्ली सरकार को भी लिखा है 2 बातों पर। एक तो ये कि ये जो फैमिली है और जो विक्टिम है उसकी सुरक्षा इंश्योर की जाए, उसका इलाज और वेलबींग इंश्योर किया जाए, साथ साथ ये सब्सटेंस कैसे मार्केट में बिक रहा है इस पर हमको स्पष्टीकरण दें। जी प्रियंक जी, लगातार यही सवाल उठ रहे हैं कि एसिड का रिटेल सेल कैसे हो रहा है, वो भी देश की राजधानी में। और हमने देखा है कि देश में एक समय पे लगातार एसिड अटैक के जिस तरह से केसेस हो रहे थे, बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक, तो उसके बाद एक कानून की मांग हो रही थी कि इस तरह से खुले में एसिड नहीं बिकना चाहिए। तो उस पे लीगल स्टांस क्या है और कमीशन किस तरह से निगाह रखती है इस तरह की घटनाओं पे? देखिए, इस पर तो न्यायालय के आदेश हैं और उन आदेशों का पालन स्टेट गवर्नमेंट्स को करना है। राज्यों के जो कमीशंस हैं, राज्यों की जो सरकारें हैं, उनको इस बारे में मॉनिटरिंग करना, नियंत्रण करना, प्रतिबंध करना, ये सब उनका काम है। ये इस घटना से दोबारा मामला प्रकाश में आया है। हम बिल्कुल ये चेक करेंगे कि किसके एंड पे लापरवाही रही। आगे बढ़ते हैं, बात वायुसेना के होने वाले युद्धाभ्यास की। इंडियन एयरफोर्स अगले 48 घंटों में चीन सीमा से सटे 4 एयरबेस पर एक बड़ा युद्धाभ्यास करने जा रही है। ये युद्धाभ्यास वायुसेना की पूर्वी कमांड करेगी, जिसमें वायुसेना अपनी तैयारियों को परखेगी। ये युद्धाभ्यास ऐसे वक्त में होने जा रहा है जब त्वांग में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। हालांकि भारतीय वायुसेना ने साफ किया है कि ये एक रूटीन एक्सरसाइज है, जिसकी तारीख पहले से ही तय थी और इसका मौजूदा घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अहम बात यह है कि त्वांग झड़प के बाद अमेरिका ने खुलकर भारत का समर्थन किया और इस घटना को बीजिंग की उकसावेपूर्ण कार्रवाई करार दिया।
9 दिसंबर को त्वांग में घुसपैठ की कोशिश करने वाले चीन के खिलाफ देश में गुस्से की आग भड़कती जा रही है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं चीनी झंडे और चीनी राष्ट्रपति की फोटो जलाई जा रही है, तो कहीं चीन में बने सामान के बहिष्कार को लेकर आवाज बुलंद की जा रही है। चीन से आयात बंद करो, बंद करो, हमारे दुश्मन से आयात बंद करो, बंद करो। चाहे सियासी दल हो, व्यापारिक संगठन हो या फिर आम लोग, हर कोई त्वांग में चीनी सेना की हरकत पर आग बबूला है। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में इस तरह का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, जहां सीधे तौर पर मांग की जा रही है कि चीन के साथ जो आयात किया जाता है उसे पूरी तरह से बंद किया जाए। जम्मू, दिल्ली और वाराणसी से आई ये तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं कि चीन के खिलाफ लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है और वो सरकार से चीन को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं, ताकि विस्तारवादी ड्रैगन दोबारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ऐसी हिमाकत की कोशिश न करे। दिल्ली का व्यापारी शायद अपना नुकसान तो सह लेगा, लेकिन देश के साथ खड़ा है, भारतीय फौज के साथ खड़ा है। जो कह रहे हैं ना हरकत चीनियों ने की है, शायद उसका सबक यही है कि आयात नीति चेंज होनी चाहिए, वो बदलाव होना चाहिए और उसमें आयात पूरी तरह से बंद होना चाहिए। बिल्कुल हम व्यापारी सारे भारतीय फौज के साथ खड़े हैं, केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। क्षेत्र के सभी लोगों को लेके अपने घाटों पे मां गंगा के सामने चाइना के सामानों का विरोध किया और सभी लोगों से निवेदन और आग्रह ये है कि कोई भी चाइना का वस्तु ना खरीदे, क्योंकि उन्हीं के वस्तु खरीद के आज चाइना हम लोगों के सामने सीना तान रहा है। अगर भारत के सभी लोग चाइना का बहिष्कार कर दे, चाइना घुटने के बल आ जाएगा और जो सीना और आंख हम लोगों को दिखा रहा है बार बार, वो उन लोगों का है कि सब बंद हो जाएगा। मैं कहता हूँ जैसे पाकिस्तान के साथ हमने 2-3 बार बालाकोट करा, वही चाइना के साथ करने की जरूरत है, तभी चाइना सुधरने वाला है, ये तो चाइना सुधरने वाला नहीं है। देश में चीन के खिलाफ हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों के बीच त्वांग की घटना पर अमेरिका का भी रुख सामने आया है और उसने इसे बीजिंग की उकसावेपूर्ण कार्रवाई करार दिया। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के प्रेस सचिव पैट राइडर की ओर से जो बयान जारी किया गया, उसमें चीन को कड़ा संदेश दिया गया है। And to be provocative in areas directed towards U.S. allies and our partners in the Indo-Pacific. And we will continue to remain steadfast in our commitment to ensuring the security of our partners. And we fully support India's ongoing efforts to de-escalate this situation. अमेरिका का ये रुख मौजूदा हालात में काफी मायने रखता है। हालांकि भारत पहले ही विस्तारवादी चीन को रोकने के लिए कूटनीति के स्तर पर कई जरूरी कदम उठा चुका है और अब सामरिक स्तर पर भी चीन को माकूल जवाब देने के लिए भारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति में है। अपनी इन्हीं तैयारियों को परखने के लिए भारतीय वायुसेना एक बड़ी एक्सरसाइज करने जा रही है। ये युद्धाभ्यास वायुसेना की पूर्वी कमांड करेगी, जिसे अगले 48 घंटे में चीनी सीमा से सटे 4 एयरबेस तेजपुर, चाबुआ, जोरहट और हाशिमारा पर अंजाम दिया जाएगा। इस एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन शामिल होंगे। इस युद्धाभ्यास का मकसद पूर्वी सेक्टर में अपने ऑपरेशन और क्षमताओं को परखना है। तेजपुर असम में एक अहम एयरबेस है जो एक्टिवेट किया जाएगा। इसके अलावा जो और एयरबेसेस हैं जैसे छबुआ, ये अरुणाचल के और नजदीक है, अरुणाचल बॉर्डर के, और यहां से जो चीन की सीमा है वो और ज्यादा नजदीक हो जाती है। इसके अलावा जोरहाट है, एक और अहम एयरबेस जोरहाट असम में पड़ता है। और जो चौथा एयरबेस है वो अपने दर्शकों को बता दें सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है, हसीमारा पश्चिम बंगाल में। यहीं पर रफाल फाइटर जेट्स की दूसरी स्क्वाड्रन है। ये 4 एयरबेसेस बहुत अहम। ये आपको बता दें कि ये जो युद्धाभ्यास है वायुसेना का, ये काफी पहले से
प्लान हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस युद्ध अभ्यास को इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में यांगसे में भारतीय और चीनी सेना के बीच में झड़प हुई। हालांकि वायुसेना ने साफ किया है कि एक रूटीन एक्सरसाइज है जिसकी पहले से ही तारीख तय थी और इसका त्वंग की झड़प से कोई लेना देना नहीं है। मगर दोनों देशों के बीच मौजूदा तनाव को देखते हुए थल सेना से लेकर वायुसेना तक अलर्ट मोड पर है, ताकि अगर चीनी फौज फिर से कोई गुस्ताखी करती है तो उसे वक्त रहते मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। दिल्ली से पंकज जैन और अभिषेक भल्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। त्वांग में भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को उन्हीं की भाषा में करारा जवाब दिया है। ये तो हमने देखा। एक बात जो किसी ने नहीं देखी वो ये कि इन दिनों वहां पर हालात कैसे हैं और इस वक्त वहां पारा 0 से नीचे है। ठंड का आलम तो वहां पर यह है कि झील को आप पैदल पार कर सकते हैं। यहां की ठंड जानलेवा हो जाती है। इन दिनों भारतीय सैनिकों को दो चुनौतियों से जूझना पड़ता है। एक तो दुश्मन देश की चालबाजियां और दूसरा वहां का मौसम। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह वहां के हालात समझने के लिए अरुणाचल प्रदेश के त्वांग गई और वहां जो उन्होंने देखा, जो महसूस किया, वो आपको भी देखना चाहिए। गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को यह देखना चाहिए कि मैं जिस चीज पर चल रही हूं वो पानी है। मैं पानी पर चल रही हूं इस समय, और ऐसा पानी जो तापमान की वजह से ठोस बर्फ में इस समय तब्दील हो चुका है। ऐसे ही हालात में हमारे सैनिक यहाँ पर तैनात हैं। ऐसे ही हालात में यहाँ पर जितने भी हमारे कर्मयोद्धा हैं वो सब दिन रात काम करते हैं। ऐसे ही हालात में चीन की चालबाजियां भी चालू रहती हैं, लेकिन इस तरह की जो आप यहाँ पर पूरी स्थिति देख रहे हैं, जहां पर 1 किलोमीटर लंबी झील लगभग जम गई है, यहाँ के बर्फ के हालात को, यहाँ के ठंड के हालात को सही तरीके से बयां कर रही है। आज भारतीय फौज का मनोबल आसमान में होता है। इसकी वजह बेहतर सुविधाएं। उन्हें पता है कि हालात बिगड़े तो तुरंत उनके दूसरे फौजी साथ देने के लिए पहुंच जाएंगे और फिर सब मिलकर डट कर मुकाबला करेंगे। वहां बीते कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत सुधार हुआ है और जिसकी वजह से सरहद तक सेना का पहुंचना अब बेहद आसान हो गया है। असल में सीमावर्ती इलाकों में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ ही सड़क बनाती है और उन लोगों ने पहाड़ों का सीना चीर पिछले कुछ सालों में ऐसी जगहों पर सड़कें बनाई हैं जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई को टच करते हुए जो इलाके होते हैं वहां पर इस तरह की ठंड जब आ जाती है तो और परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेकिन ये जो इलाका है, यहां पर चीन के मूवमेंट को देखते हुए भारतीय सेना अपनी सतर्कता को चरम पर रखती है। जो यांगसे का इलाका है, वहां पर ऐसा बताया जाता है कि लगभग 3 दिन से उस जगह की पूरी जानकारी थी कि वहां पर कुछ इस तरह का हमला करने का प्रयास चीन कर सकता है और इसीलिए जितनी टुकड़ियां थी उन सबको आगे की ओर मोबिलाइज किया गया ताकि वहां पर वो पहुंच के और सामना कर सके। अब देखिए कि पिछले कुछ वर्षों में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने जबरदस्त काम किया है और जबरदस्त काम ऐसे किया है कि उसने उन सीमावर्ती इलाकों को तक सड़कों को बनाने का काम बहुत तेजी से किया है। तो यहां पर चाहे भीषण ठंड हो, आप देखिए बर्फ यहां पड़ी नहीं है, लेकिन आप जहां जहां भी देखेंगे एलएसी के तमाम इलाकों में तो वहां पर आपको ऐसे जाता हुआ पानी ऐसे जमा हुआ नजर आ जाएगा जो देखने में स्नो जैसा लगता है, पर अंग्रेजी में अगर हम स्नो और आइस का फर्क आपको समझाएं तो वो आइस है, स्नो नहीं है। ये बर्फबारी नहीं हुई है बल्कि जमकर ये पानी बर्फ बना है। तो चूंकि हमारे पास वो सड़कें हो गई हैं, इस वजह से सुदूर के पोस्ट पर भी जो सैनिक हैं उन्हें तेजी से तेज रफ्तार के साथ डिप्लॉय किया जा सकता है। और 12 महीने केवल हमारे सैनिकों की तैनाती नहीं रहती है बल्कि बीआरओ के ये जो कर्मयोद्धा है वो सब भी इन इलाकों में इस भीषण ठंड और इस ऊंचाई के बावजूद अपने काम में लगे रहते हैं और देश को सुरक्षित रखते हैं।
तो ये इलाका आप जैसा समझ रहे हैं, चट्टाने हैं, पहाड़ी इलाका है, चढ़ाई है, लेकिन आपको वेजिटेशन भी नजर आएगा। यानी कि आपको यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के इलाके में पूर्वोत्तर के जितने भी इलाके होते हैं, यहाँ पर आपको वेजिटेशन भी थोड़ा सा बहुत कम है, लेकिन वेजिटेशन आपको नजर आएगा। आप ध्यान से देखें तो आपको छोटी घास के तौर पर ही वो नजर आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई आपको लहराते हुए पेड़ दिख रहे हैं। ये पथरीला इलाका रहेगा, चट्टान चट्टान रहेंगे, पर थोड़ा बहुत आपको वेजिटेशन नजर आ जाएगा। इस वजह से जो एक तरह से कहें कि सांसें तो रहती हैं, मतलब लद्दाख जितनी उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, लेकिन फिर भी ऊंचाई इतनी ज्यादा रहने से 15,000 से जैसे ही आप ऊपर बढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ती जाती हैं। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, तवांग सेक्टर, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। गुजरात की धरती पर स्वामीनारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म शताब्दी उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के लिए खास तौर पर 600 एकड़ जमीन पर प्रमुख स्वामी नगर बसाया गया, जहां अगले 1 महीने तक उत्सव की धूम रहने वाली है। और इस महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इस दौरान गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल भी मौजूद रहे। 1 महीने तक चलने वाले इस इवेंट के लिए अहमदाबाद के भीतर ही एक पूरा शहर बसा दिया गया है। और इसकी खास बात यह है कि पूरी 600 एकड़ जमीन दान की है। जिन पैसों से निर्माण हुआ है वो भी दान का है। और सबसे बड़ी बात यह कि जिन लोगों ने इस शहर को बसाया है, उन मजदूरों में ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों अरबों में है। और यह जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि श्रमदान करने वालों में 50,000 करोड़ की संपत्ति वाले अजमेरा परिवार की बहू गोराल अजमेरा भी शामिल हैं। सूरत के डायमंड किंग लवजी बादशाह की बेटी, विमल डेयरी के मालिक अनिल पटेल, सिंटेक्स के योगेश पटेल जैसे कई लोग शामिल हैं। और इतना ही नहीं, 1 महीने तक चलने वाले इस इवेंट में जब इसका समापन होगा तो इसमें लगी सारी चीजें दान कर दी जाएंगी और जिसकी जमीन है उसे नाप कर वापस लौटा दी जाएगी। उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई। अध्यक्ष बनने के बाद नारायण स्वरूपा दास प्रमुख स्वामी के नाम से पहचाने जाने लगे। ऐसा भी कहा जाता है कि शास्त्री महाराज के कहने पर ही नारायण स्वरूपा दास जी ने आध्यात्म सफर शुरू किया था और 1 साल बाद नारायण स्वरूपा दास के गुरु शास्त्री महाराज का 1951 में निधन हो गया और नारायण स्वरूपा दास को 1971 में बीएपीएस के आध्यात्मिक प्रमुख बनाए गए, जिसके बाद उन्हें स्वामी नारायण संप्रदाय के 5वें गुरु की उपाधि मिली और तभी से नारायण स्वरूपा दास को स्वामी प्रमुख महाराज का दर्जा मिल गया। दुनिया को प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ाने वाले प्रमुख स्वामी महाराज ने 13 अगस्त 2016 को दुनिया को अलविदा कहा था, लेकिन आज भी उनमें आस्था रखने वाले लाखों श्रद्धालुओं के विचारों में वो रोशनी बनकर जगमगा रहे हैं। स्वामी प्रमुख बनने के बाद स्वामी जी ने 1971 से 2000 के बीच 11 देशों में 355 मंदिर बनवाए, जिसकी वजह से स्वामी प्रमुख का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। दिल्ली और अहमदाबाद में बना अक्षरधाम मंदिर भी प्रमुख स्वामी जी की ही देन है। इतना ही नहीं, स्वामी प्रमुख के नाम से इस खिताब की वजह भारत से बाहर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में बनाए गए बीएपीएस के मंदिर हैं। स्वामीनारायण का एक मंदिर लंदन में 1.5 एकड़ जमीन पर बना हुआ है, जिससे बनाने में 26,300 पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और यही वजह है कि स्वामी महाराज के जन्म उत्सव को भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। आपको हम दिखाते हैं इस भव्य नगरी से मेरी सहयोगी गोपी घांगर की रिपोर्ट। 30 फीट ऊंची जो प्रमुख स्वामी महाराज की मूर्ति है उसे बनाया गया है और सबसे पहले तो जो द्वार आता है करीब 600 एकड़ में फैला हुआ ये पूरा प्रमुख स्वामी नगर बनाया गया है और यहाँ पे जब लोग आएंगे, जब श्रद्धालु आएंगे तो लोगों को कई सारी चीजें यहाँ पे देखने मिलेगी। सबसे पहले तो यज्ञशाला देखने मिलेगी जहाँ पे 1 महीने के लिए लगातार अलग अलग जो यज्ञ है वो होते रहेंगे। साथ ही जो
ये संस्थान है, सबसे आपको दिखाते हैं बेहद दिलचस्प जो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा वो है दिल्ली में जो अक्षरधाम का मंदिर बनाया गया है उसी की रेप्लिका यहाँ पे बनाई गई है। आप ये देख सकते हैं 60 फीट ऊंची ये अक्षरधाम मंदिर जो दिल्ली के अंदर है वैसा ही एक मंदिर यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं प्रमुख ज्योत उद्यान, ये पूरा ग्लो गार्डन बनाया गया है। जब लोग यहाँ पे शाम के वक्त पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे हजारों लाइट के जरिए ये पूरा जो प्रमुख स्वामी नगर बनाया गया है वो जगमगाता हुआ दिखेगा। साथ ही 600 एकड़ में ये पूरा जो नगर है वो फैला हुआ है। तो बाल नगरी भी एक अलग से बनाई गई है जिसमें बालकों को टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो संस्कार है, जो अलग अलग धार्मिक संस्कार है वो भी यहाँ पे दिए जाएंगे। साथ ही यहाँ पे प्रेमवती उपहार का एक अलग ही डोम बनाया गया है जहाँ पे महिलाओं के जरिए और जो लोग यहाँ पे आएंगे उन लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। कहा जा रहा है कि इस एक महीने के अंदर करीब 50 से 60 लाख लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचेंगे। साथ ही विदेश से करीब 2 से 3 लाख लोग जो स्वामीनारायण संस्थान में विश्वास रखते हैं ऐसे लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। और यहाँ पे ये पूरा जो एक महीने का उत्सव है जो प्रमुख स्वामी महाराज है उनके जन्म जयंती का ये उत्सव है उसे शताब्दी उत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। देश ही नहीं विदेशों में भी स्वामी महाराज की ख्याति है। स्वामीनारायण संस्थान के दुनिया में लाखों फॉलोअर्स हैं। इस संस्था का खासकर हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार और मंदिरों के विस्तार में बहुत अहम योगदान है। उनके प्रति लोगों की ऐसी श्रद्धा है कि उनके जन्म शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने के लिए भी दूर दराज से लोग यहां पहुंच रहे। खुद प्रधानमंत्री भी स्वामी प्रमुख के विचारों से प्रभावित देखे गए। उन्होंने गुजरात में हालिया संपन्न विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान भी स्वामी महाराज के विचारों का जिक्र किया था। स्वामी महाराज का जिक्र हो रहा है तो ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि स्वामीनारायण संप्रदाय क्या है, कब आया, कैसे इस संप्रदाय को विश्व में मान सम्मान मिला। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था की स्थापना 1907 में शास्त्री जी महाराज ने की थी। बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था एक आध्यात्मिक और स्वयं संचालित संस्था है जो कि व्यक्तिगत विकास के माध्यम से समाज को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। और इस संस्था का मकसद विश्वास, एकता और निस्वार्थ सेवा के हिंदू आदर्शों को बढ़ावा देना है। वेदों की शिक्षाओं के आधार पर और व्यावहारिक आध्यात्म के स्तंभों पर यह स्थापित संस्था है। इतना ही नहीं, बीएपीएस आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए विश्व के कोने कोने तक पहुंचता है। दिल्ली नगर निगम चुनावों में बीजेपी को मात देकर नगर निगम मुख्यालय में आम आदमी पार्टी के आने के बाद अब सभी की नजरें मेयर चुनाव पर है। दिल्ली का प्रथम नागरिक कहा जाने वाला मेयर एमसीडी एक्ट के मुताबिक महिला ही होगी। चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन नगर निगम से जुड़े अफसरों का मानना है कि सभी औपचारिकताओं को पूरा करने में महीना भर लग सकता है। सिविक मुख्यालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक म्युनिसिपल सेक्रेटरी ने मेयर चुनाव की तारीख, वक्त और जगह तय करने के लिए एमसीडी कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी को कमिश्नर उपराज्यपाल को भेजेंगे, जिसकी अनुमति मिलने के बाद ये कार्रवाई शुरू होगी। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।